नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र यानी जो मानसून सत्र होने वाला है उस सत्र में दुकानों और व्यापार के लिए 24/7 ओपन मॉडल लागू करने वाली है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव लेकर आ रही है। यदि यह प्रस्ताव कानूनी रूप लेता है तो मध्य प्रदेश में अब महाराष्ट्र के तरीके से 24 घंटे दुकानें खुली रह सकेंगी। शुरुआती तौर पर जो बड़े महानगर हैं जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, ऐसे बड़े शहरों से इसकी शुरुआत की जाएगी। बड़े शहरों की आर्थिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह प्रस्ताव राज्य में व्यापार, निवेश, रोजगार और शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला हो सकता है। हालांकि इसके कई दुष्परिणाम भी हैं और चुनौतियां भी हैं जिससे सरकार को दो चार होना पड़ेगा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो कानून व्यवस्था की होगी, जो कि वैसे ही पटरी से उतरी हुई है। बहरहाल आखिर समझते हैं कि क्या है यह 24/7 मॉडल। इस व्यवस्था के तहत सरकार कुछ या सभी श्रेणियों को जैसे दुकानें, मॉल, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक केंद्र और सेवा प्रतिष्ठानों को दिन रात खुला रखने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी भी 24 घंटे काम करेंगे। श्रम कानून के अनुसार कर्मचारियों की कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश, ओवर टाइम और सुरक्षा संबंधी नियम जैसे पहले लागू थे वैसे ही रहेंगे। सरकार ऐसा आखिर क्यों करना चाहती है? आखिर मध्य प्रदेश सरकार को इससे फायदा क्या है? तो पहला, इससे शहरी अर्थव्यवस्था में बड़ा बूम आने की उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार को है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम इस 24/7 मॉडल को लागू करते हैं तो मध्य प्रदेश में 5 से 10% की जीडीपी ग्रोथ में या अर्थव्यवस्था जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है उस पर ग्रोथ में आ सकता है। मध्य प्रदेश की लगभग 35% आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगी है। तेजी से बढ़ते शहरों में रात के समय भी आर्थिक गतिविधियां चलते रहती हैं। हालांकि चुटपुट गतिविधियां इन रोकों के बाद भी चलती रहती थी, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर यह गतिविधियां नहीं चल पाती थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दुकानें और सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं तो उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन उद्योग को लाभ होगा, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेशकों को व्यापार विस्तार का नया अवसर मिलेगा। ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था का दबाव भी रिटेल और जो सुपरमार्केट या इस तरीके की दुकान है उन पर पड़ रहा है। भारत में ऑनलाइन व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जो आम दुकानदार हैं, रिटेलर हैं और इवन सुपरमार्केट तक हैं, उनका सरकार पर दबाव था कि हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो 24/7 ऑपरेट कर रहे हैं और हम केवल 12 घंटे ही या 10 घंटे ही अपनी दुकानों को ऑपरेट कर पा रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां पहले से ही 24 घंटे संचालित जो 25/7 मॉडल है उस पर काम कर रही हैं। ऐसे में पारंपरिक बाजारों की प्रतिस्पर्धा से काफ़ी पिछड़ गए थे, जिसे बनाए रखने के लिए सरकार ये कदम उठाना चाहती है। सरकार को इससे रोजगार सृजन की भी उम्मीद है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़े शहरों में 24/7 मॉडल लागू किया जाता है
तो रिटेल सेक्टर में नई भर्तियां बढ़ सकती हैं। सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और तकनीकी स्टाफ की मांग में बड़ी तेजी आ सकती है। फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का भी विस्तार हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े शहरों में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक संजीवनी बूटी मिल सकती है। तो देखते चलते हैं कि आखिर देश में जो अन्य राज्य हैं, क्या कहीं पर इस तरीके का मॉडल लागू हुआ है, और अगर लागू हुआ है तो आखिर उस प्रदेश को, उस राज्य को क्या फायदा हुआ है, उस स्टेट को क्या बेनिफिट्स हुए हैं और हुए भी हैं कि नहीं। तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ने हाल ही के वर्षों में कई प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी। इसके साथ महिला सुरक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा, परिवहन और निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य बनाया है। हालांकि इससे दिल्ली को काफ़ी इकोनॉमिक फ़ायदा भी मिला। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई में कई प्रतिष्ठान रात भर खुले रहने की अनुमति दी गई है। इससे नाइट इकोनॉमी को वहाँ पर बढ़ावा मिला है। कर्नाटक में बेंगलुरु जो कि आईटी और सर्विस सेक्टर का एक बड़ा हब है, वहाँ पर मांग को देखते हुए कार के समय में अधिक लचीलापन दिया गया है और यहाँ पर 24/7 मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। मगर क्या मध्य प्रदेश उस स्तर पर है, या इस सारे नज़रिए से क्या मध्य प्रदेश को फ़ायदा हो सकता है? अगर हम अलग अलग जो बड़े सेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, जो कि व्यापार के बड़े सेक्टर कहलाते हैं, उनकी बात करें तो पर्यटन में उज्जैन, ओमकारेश्वर, खजुराहो, सांची और महेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर रात में सरकार का ऐसा मानना है कि गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग जो है वो बूम कर सकता है। रात के समय ग्राहकों की संख्या बढ़ने से कारोबार में वृद्धि संभव है, ऐसा सरकार मानकर चल रही है। जो निवेश है मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसियों को ये स्पष्ट संकेत जाएगा कि मध्य प्रदेश व्यवसाय अनुकूल एक राज्य बन गया है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो व्यवसाय और ट्रेड के लिए अपनी जी जान लगा रही है और वह इसे बढ़ाना चाहती है। इस सब से सरकार को ये फायदा होगा कि कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन उसका बढ़ जाएगा। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से राज्य सरकार का जीएसटी और अन्य संग्रह बढ़ सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। श्रमिक अधिकारों पर बड़ा सवाल है। ट्रेड यूनियनों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्मचारियों को उचित ओवरटाइम मिलेगा, क्या साप्ताहिक अवकाश सुरक्षित रह सकेंगे, क्योंकि कागजों में कितनी ही बड़ी बड़ी बातें हों, जमीन पर जाते हुए इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ये दोयम हो जाती हैं। क्या अनुबंध आधारित कर्मचारियों का शोषण तो नहीं होगा, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया गया है, संविदा पे जिन्हें लिया गया है। इन सब पर भी बड़ा एक विषय है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में ही जो मध्य प्रदेश में जो स्टाफ है और जो लेबर है उसकी वर्किंग कंडीशन की दशा ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पहले से कारावधि और अवकाश संबंधी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी इसकी इम्प्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मध्य प्रदेश के लिए होने वाला है वो महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश वैसे ही पीछे चल रहा है। जो वुमेन क्राइम है उसमें मध्य प्रदेश का नाम टॉप मोस्ट स्टेट्स में है। तो
मध्य प्रदेश फिर कैसे सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी निगरानी, शिकायत का निवारण तंत्र और कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा? जैसी व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी, उन सब को वो कैसे कर पाएगा? अन्य राज्यों के संसाधनों में भी महिला सुरक्षा को प्रमुख शर्त बनाया गया है, तो क्या मध्य प्रदेश इन सारे मानकों को कवर कर पाएगा, उन मानकों के अनुरूप खरा उतर पाएगा? दूसरा एक बड़ा मुद्दा यह भी है, जो शायद अब सरकारों के चिंतन में भी नहीं रह गया है, उनके माइंडसेट में भी नहीं रह गया है, मगर फिर भी हम उनकी बात करते हैं। बड़े माल और कॉरपोरेट रिटेल चेन 24 घंटे संचालन कर सकते हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए अतिरिक्त स्टाफ का खर्च, अतिरिक्त बिजली का खर्च, अतिरिक्त मैनेजमेंट का खर्च क्या वो उठा पाएंगे? इससे स्थानीय व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के बीच में एक नई प्रतिस्पर्धा तो कहीं नहीं चालू हो जाएगी, और कहीं इसकी वजह से हमारे जो छोटे व्यापारी लगातार खत्म हो रहे हैं, कहीं उसमें तेजी तो नहीं आ जाएगी? इसके अलावा बिजली और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगी। 24 घंटे व्यापार का मतलब है अधिक बिजली खपत, रात में पुलिस गश्त की आवश्यकता, जिसकी अभी स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बुरी है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना होगा, जिसकी दशा मध्य प्रदेश में बहुत दयनीय है। शहरी बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश में बहुत ही खस्ता हालात में है। मध्य प्रदेश का जो ये स्टेप है, ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आखिर ओवरऑल क्या प्रभाव देने वाला है? तो शहरी क्षेत्र सेवा क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, यानी जो सिटी सर्विस सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बन सकते हैं, जिसकी महती आवश्यकता है। राज्य की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हो सकता है, लेकिन श्रम सुरक्षा और महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। 24/7 दुकान संचालन का प्रस्ताव केवल व्यापारिक सुधार नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की आर्थिक सोच में बड़े बदलाव का भी संकेत देता है। सरकार इसे निवेश, रोजगार और शहरी विकास का माध्यम मान रही है, जिसमें रोजगार शामिल है। ये एक बड़ी और सकारात्मक बदलाव है। श्रमिक संगठन इसे सम अधिकारों की कसौटियों पर खरा उतरेगा कि नहीं, इस दृष्टि से देख रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुकानें 24 घंटे खुलेंगी कि नहीं, बल्कि यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या राज्य विकास और श्रमिक कल्याण के बीच के संतुलन को बना पाएगा। यदि सरकार सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, महिला संरक्षण के व्यापारियों के हितों को साथ लेकर चलती है, तो यह कदम मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। इस सब को अगर हम डाटा के रूप में समझना चाहें कि आखिर ये किन किन सेक्टर फायदा पहुंचाने वाला है, और इसमें वो सेक्टर और कितने आगे आने वाले हैं, तो विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल रिटेल अर्थव्यवस्था 2.5 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की है। किराना, FMCG, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, ऑटो, रेस्टोरेंट और मॉल के मुख्य घटक हैं। मतलब इस सब में ज़्यादातर रिटेल सेक्टर कवर हो जाता है मध्य प्रदेश का। लगभग 85 से 90% रिटेल अभी भी असंगठित है, जिसमें किराना और स्थानीय दुकानें आती हैं। अब अगर वर्तमान में कितने लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इस दृष्टि से एनालिसिस किया जाए इस सेक्टर का, तो कुल रिटेल प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश में 12 से 15 लाख हैं। प्रत्यक्ष रिटेल कर्मचारियों की बात करें तो 22 से 28 लाख कर्मचारी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक डिलीवरी 8 से 10 लाख
जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो काम कर रहा है। कुल रिटेल आधारित रोजगार 30 से 38 लाख है। यानी मध्य प्रदेश में हर 4-5 परिवार में से एक परिवार किसी न किसी रूप में रिटेल के व्यवसाय से, रिटेल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना बड़ा एक सेक्टर है। अब अगर 24/7 मॉडल अगर लागू करती है मध्य प्रदेश की सरकार, तो इस पूरे जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है। अगर इसको हम देखें तो जो अभी सरकार मानकर चल रही है और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अनुसार अगर मिनिमम 3% ग्रोथ भी मिलती है, जिसमें कि अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जौनपुर, उज्जैन में इस मॉडल को लागू किया जा रहा है, उससे तो 90,000 से 110 लाख 1,10,000 के जो स्टाफ है, इसकी बढ़ोतरी और इसमें अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश के युवाओं को मिल सकती है। मध्यम प्रभाव अगर माने 5% की ग्रोथ होती है, तो यही आंकड़ा 1.5 लाख से 2 लाख युवाओं के रोजगार के रूप में बदल जाएगा। आक्रामक मान लें, हम ऐसा मान लें कि ये एकदम बूम कर जाएगा सेक्टर और 10% की ग्रोथ ले लेगा, तो फिर मध्य प्रदेश के युवाओं को 3 से 4 लाख ऐसे युवा होंगे जिनको इससे सीधा लाभ मिल सकता है। इसमें शामिल होगा सेल्स स्टाफ, सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग, कैशियर, सुपरवाइज़र, वेयर हाउस कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, टैक्सी और परिवहन सेवाएं। अब अगर इसको हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें कि आखिर कितनी इकोनॉमी मध्य प्रदेश की इस सब से बढ़ने वाली है, तो वर्तमान अनुमानित जो रिटेल बाज़ार है वो लगभग मध्य प्रदेश का 3 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। यदि 24/7 मॉडल सफल रहता है और 5% की ग्रोथ भी अगर हम मान के चलते हैं, तो लगभग जो 15,000 करोड़ का अतिरिक्त कारोबार होने वाला है, जो मध्य प्रदेश के लिए माइलस्टोन हो जाएगा और उसकी पूरी दशा बदल देगा। अगर इसी को हम 8% पे लेके जाएं, तो 24,000 करोड़ के स्तर पर यही अतिरिक्त रोजगार पहुंच जाएगा। और 10% की अगर हम ग्रोथ मान लें, अगर बहुत बड़ा बूम हम मान लें, तो यही 30,000 करोड़ के अतिरिक्त व्यापार, अतिरिक्त कारोबार, अतिरिक्त बिजनेस, एक्स्ट्रा बिजनेस पर यह कन्वर्ट हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने वाला है। इस सब सेक्टर से मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी, सुपरमार्केट, पर्यटन क्षेत्र, पेट्रोल पंप, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स सपोर्ट सेंटर, ये सारे लाभान्वित हो सकते हैं। मगर पूरी इतनी तस्वीर आसान भी नहीं है। अतिरिक्त कर्मचारी का वेतन, रात की सुरक्षा, बिजली का खर्च, कम ग्राहक संख्या, ये सब छोटे जो इस सेक्टर के बड़े हिस्से हैं, छोटे व्यापारियों के लिए एक चुनौती हो जाएगा और बड़े माल चेन स्टोर इसका लाभ ले सकते हैं। अब प्रश्न फिर वहीं घूम फिर कर ये आ जाता है कि इस सब से फ़ायदा तो हो सकता है, रिटेल अर्थव्यवस्था 15,000 से 30,000 करोड़ पर पहुंच सकती है, 1 लाख से 4 लाख तक के नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, पर्यटन, होटल, परिवहन और ई कॉमर्स को लाभ हो सकता है और ये सेक्टर बूम कर सकते हैं। मगर छोटे दुकानदारों की यह एक नया मौत का सामान शायद साबित हो सकता है और श्रमिकों के कार के घंटे और उनकी कार की जो दशा है, यानी वर्किंग कंडीशन है, वह कैसी होने वाली है, इस पर भी बड़े प्रश्न खड़े होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मध्य प्रदेश 24 घंटे दुकान मॉडल को केवल बड़े मालों की सुविधा बनने देगा या इसे छोटे व्यापारी और युवाओं के लिए रोजगार क्रांति में बदलेगा, और क्या मध्य प्रदेश पूंजीवाद की राह को अपनाएगा या समाजवाद के सर्वे भवन्तु सुखने मॉडल को। आने वाला समय
सरकार को इसी परीक्षा की कसौटी में कसेगा कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार के केंद्र में कौन है, बड़े व्यापारी या छोटा और मंझोला व्यापारी। आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज़ को देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।